हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे आप ईटीएफ या स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं जीरोधा के काई टैब के माध्यम से, और मैं आपको सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काई टैब को खोल लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे अपने व्यूज़ में सारे के सारे एक साथ रखे हुए हैं, जहाँ पे मैं इंडेक्स देख सकता हूँ, मिड कैप देख सकता हूँ, स्मॉल कैप में कौन कौन से ईटीएफ है देख सकता हूँ, मोनोपोली के कौन कौन से स्टॉक हैं वो देख सकता हूँ। एक बार मैं दिखा ही दूँ कि मेरे कितने वॉच लिस्ट में ये हैं। ये इंडेक्स वाला जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी कितने पे है, सेंसेक्स कितने पे है, ये देख लेता हूँ। मिड कैप जो है यहाँ पे मेरा मिड कैप से रिलेटेड सारा ईटीएफ आ जाता है। उसी तरह स्मॉल कैप ईटीएफ है, उसी तरह मोनोपोली स्टॉक्स है। मोनोपोली स्टॉक्स में आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी, एचएएल, एमसीएक्स, सीडीएसएल, पीडीलाइट, आईआरबी, एनएचपीसी, ये सब है। सेक्टोरल ईटीएफ के लिए बात करें तो सारे सेक्टर के जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रखने वाले ईटीएफ्स हैं वो सब मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। मोमेंटम ईटीएफ भी हैं, स्मार्ट बीटा ईटीएफ भी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे ईटीएफ में या स्टॉक में एसआईपी करेंगे। तो सबसे पहले हमें चुन लेना है हमें कौन कौन से ईटीएफ या स्टॉक में एसआईपी करने हैं। तो वजह मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, करके मैं पहले दिखाता हूँ कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स में जाएंगे, बास्केट्स में जाएंगे, न्यू बास्केट बनाएंगे। बास्केट का मैं नाम रख देता हूँ ईटीएफ एसआईपी, और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये ETF SIP नाम से एक बास्केट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में यहाँ पे हमें सर्च बार मिल रहा है। मैं सबसे पहले जिस ETF को अपने बास्केट में डालना चाह रहा हूँ वो है हमारा निफ्टी 20। काफ़ी फेमस है, तो एक बार में ही आ गया ये निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। सबसे ऊपर में रेड कलर में NSE है, उसके बाद BSE है। तो हम लोग निफ्टी 20 को चुनेंगे, ऐड बाई करते हैं। 1 यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और मार्केट प्राइस पे मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये हमारा 268 रुपये का बास्केट में एक ETF तैयार हो गया। सेकंड में कौन सा ETF लेना चाहता हूँ, सेकंड में लेना चाहता हूँ नेक्स्ट 50 का एक ETF। तो नेक्स्ट 50 में अभी मुझे सबसे बढ़िया ETF जो लग रहा है वो है नेक्स्ट 50I ETF। तो मैं नेक्स्ट 50I ETF को सर्च करता हूँ। नेक्स्ट 50I ETF नाम से नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट 50I ETF ICICI, हाँ ये रहा, ऐड बाई। और इसके मैं 2 यूनिट्स, इसको मैं 2 यूनिट्स करूँगा। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। और उसके बाद इसको भी ऐड कर देता हूँ। अभी ये मेरा 402 रुपये का बास्केट तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं एक ग्लोबल ETF चुनूंगा जिसका नाम है मॉन 100। बहुत फेमस ETF है, आपको हर अच्छे निवेशक के पोर्टफोलियो में ये ETF ज़रूर मिलेगा। इसके 1 यूनिट को मैं रख लेता हूँ। ये आपको रिस्क बता रहा है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। 572 रुपये का ये बास्केट तैयार हो चुका है। इसके अलावा ये 3 जो मेरे ETF तैयार हुए, निफ्टी 20, नेक्स्ट 50 के 2 ETF और मॉन 100 ETF। तो निफ्टी 20 मुझे लार्ज कैप का कवरेज दे रहा है। नेक्स्ट 50I ETF जो है वो मुझे लार्ज कैप का ही कवरेज दे रहा है, लेकिन 50 से लेके 100 तक के स्टॉक्स इसमें आएंगे। मॉन 100 जो है वो मुझे ग्लोबल कवरेज दे रहा है। ये डाइवर्सिफाइड भी है, लेकिन काफ़ी डिफेंसिव बास्केट तैयार हुआ है। अब इस डिफेंसिव बास्केट को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाते हैं। तो सब उसके बाद मैं जो चुनूंगा यहाँ पे ETF वो होगा अल्फ़ा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए आप कोटक का अल्फ़ा आ रहा है, इसको मैं ऐड बाई कर देता हूँ। और चूंकि इसका दाम कम है, 45 रुपये ही है, तो मैं इसके 4 यूनिट को बास्केट में डालूंगा। ये 4 यूनिट हमारे आ गए।
इसके बाद जो है हमारा एक जो ETF रहेगा वो रहेगा मोमेंटम बेस्ड ETF और वो रहेगा मोमेंटम 50। तो मोमेंटम 50 मोतीलाल का है, ये भी हमारा 49 रुपये का ETF है। हमारा ये जो ETF रहेगा ये मैं क्वांटिटी रखता हूँ 49 का है तो 3 रखता हूँ, और मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ ये। अगर मैं अल्फ़ा ज़्यादा रख रहा हूँ तो मोमेंटम कम रख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि दोनों का फंड ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। ये सब अब मैं जब अलग से वीडियो बनाऊँगा तो आपको समझाऊँगा। ये 900 रुपये का बास्केट मेरा तैयार हो गया है। अभी मुझे मोमेंटम बेस्ड फंड हो गए, अल्फ़ा बेस्ड फंड हो गए, एक क्वालिटी और मोमेंटम बेस्ड फंड चाहिए जो मुझे स्मॉल कैप का कवरेज दे, क्योंकि स्मॉल कैप में मेरा सारा निवेश जो है वो म्यूचुअल फंड्स में ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्मॉल कैप आता है जो कि मिराई एसेट का है, मिराई AMC का, ये स्मॉल कैप है। ये आप 42 रुपये का फंड है, ETF है सॉरी, इसको भी मैं 4 यूनिट रखता हूँ। अब जो ये है हमारा पोर्टफोलियो जो है, बास्केट जो है वो 1070 रुपये का बास्केट तैयार हो गया है। बिल्कुल ये तैयार है, रेडी है। आप इसमें देख सकते हैं निफ्टी 20, नेक्स्ट 50 ETF, मॉन 100 का 1 यूनिट, अल्फ़ा के 4, मोमेंटम 50 के 5, स्मॉल कैप के 4। इसको अब हम लोग बैक आते हैं, बास्केट तैयार है। अब आपको जाना है SIP में। यहाँ पे हमें करना क्या है, न्यू SIP सेलेक्ट करना है, ETF SIP को सेलेक्ट कर देना है। मैं जब भी अपना ETF का SIP लूँगा तो वो 3 बजे होगा, क्योंकि सुबह से लेके मैं 12-1 बजे तक ETFs में जो भी आदमी होते हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है फ्यूचर ऑप्शंस में या हेजिंग के लिए ETF उठा रहे होते हैं, तो ETF बहुत फ्लक्चुएट करता है। दिन के 3 बजे मुझे ETF चाहिए, और मुझे बिल्कुल मार्केट से दूर रहना है, उसे टाइम नहीं करना है कि 2 बजे क्या हो गया, 12 बजे क्या हो गया, दिन के 9 बजे क्या हो गया, मुझे इसमें नहीं जाना। तो मैं तारीख चुन लेता हूँ महीने की 5 तारीख को। उसके बाद मैं दूसरा कर देता हूँ, सेम बास्केट मैं लूँगा 10 तारीख को, सेम बास्केट मैं 3 बजे लूँगा। उसके बाद मैं सेम बास्केट लूँगा 15 तारीख को, सॉरी ये 10 तारीख को। उसके बाद ये मैंने 5 यहाँ पे SIP चुन लिए हैं 15 तारीख को, ये हो जाएगा मेरा 20 तारीख को, ये हो जाएगा मेरा 25 तारीख को। और सबकी टाइमिंग जो है वो 3 बजे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर आपने मैंडेट करके रखा होगा। ये हमारा बास्केट तैयार हो गया, SIP मोड में ETF तैयार हो गया। आपको भी इसी तरह से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड ETF को ख़रीदना है। SIP नेम कैन बी एम्प्टी, तो यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते हैं ETF SIP। तो ये ETF SIP नेम नाम से मेरा महीना में 5 दिन का ये ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होगा, जिसमें 5,000 का खर्च आएगा। चूँकि मैं महीना में 60-70 हज़ार का ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ, तो 5,000 में इधर डालना चाह रहा हूँ। और ये बेसिकली यही तरीका है, आप यहाँ पे क्रिएट अगर कर देते हैं तो ये हमारा बास्केट तैयार हो गया। अब 2 तरीका है, ETF SIP को आप खोलिएगा, आप इसमें पॉज कर सकते हैं, नीचे में डिलीट SIP डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें मैंडेट को ओके कर देंगे तो फिर ये आपका ऑटो डेबिट होने लगेगा, या फिर आपको उस दिन को जाके मैनुअली उसे ख़रीदना पड़ेगा। अब वजह बता दूं कि मैं क्यों यही 5 अपने बास्केट में जो ETFs हैं वो सेलेक्ट किया हूँ। तो निफ्टी 20 के 1 ETF हैं, नेक्स्ट 50 ETF के 2 ETF हैं, मॉन 100 के 1 हैं, अल्फ़ा के 4 हैं, मोमेंटम 50 के 3 हैं और स्मॉल कैप के 4 हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं, आप ये देखिए, मैं अपना कॉइन का जो अपना ये खोल रहा हूँ, ये मेरा कॉइन का डैशबोर्ड है। आप देखिए 18 का CAGR मिल रहा है और कल का प्रॉफिट एंड लॉस -52,000 है। अगर मैं करेंट 12 SIP जो मेरे चल रहे हैं वो आप देखिए, एक्सिस मिड कैप फंड 750 रुपये वीकली है, वीकली मतलब 3,000 की SIP है, SIP। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी 3,000 की SIP, 6,000 इधर गए। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, इसका कोई ETF मौजूद नहीं है, इसीलिए मुझे इसे म्यूचुअल फंड में लेना पड़ा। तो ये 6,000 मेरा वीकली जाता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें 2,000 वीकली जा रहा है, मिड कैप का है,
एक्टिव म्यूचुअल फंड है, फंड मैनेजर मेरे पैसे को लेके मिड कैप की 150 कंपनियों में रोटेट कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये वीकली जा रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 2,000 रुपये वीकली जा रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये वीकली जा रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 रुपये वीकली जा रहा है। SBI स्मॉल कैप फंड 2,000, SBI स्मॉल कैप फंड 2,000 मंथली, टाटा स्मॉल कैप फंड 3,000 मंथली, SBI स्मॉल कैप फंड 2,000 एक और मंथली, और टाटा स्मॉल कैप फंड 2,000 का एक और मंथली। तो ये सारे जगह पे आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल एग्रेसिव सारे फंड्स बाई कर रखे हैं, जिसमें कि सिर्फ एक फंड ऐसा है जो मुझे वैल्यू का फंड दिख रहा है, वो आपको दिखेगा ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। तो अगर मैं स्मॉल और मिड में फंड में महीना का 10-10 हज़ार डाल रहा हूँ, तो इसमें तो मैं 3,000 ही डाल रहा हूँ। तो मेरा फंड इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि जब मार्केट गिरता है तो ये कोलैप्स करता है, उठता है तो ये बहुत ज़्यादा उठता है। तो मुझे जाना था उस तरफ कि मुझे स्टेबिलिटी की तरफ थोड़ा भागना था। अभी जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ के नज़दीक आएगा तो मैं पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है इसको 2,000 या 3,000 रुपये वीकली पे चेंज कर दूंगा, और थोड़े से अपने जो प्रॉफिट ज़्यादा आने लगेगा अगर एक्सिस में या फिर HDFC में या मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप फंड में, वहाँ से मैं पैसे निकाल कर पराग पारिक में डाल के थोड़ा सिक्योरिटी के ऊपर जाऊँगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब तक आप 1 करोड़ रुपए तक पहुँच नहीं जाते हैं, आपका हक बनता है बहुत एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स या ETFs या मार्केट में निवेश करने का, क्योंकि इसके पहले आपके पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। तो अभी यही 5 ETF मैंने क्यों चुना ये मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यही 5 ETF मैंने क्यों चुना। तो दोस्तों ये 5 ETF चुनने के कुछ रीज़न थे। सबसे पहले तो मुझे टॉप 50 कंपनी में मेरा एक्सपोज़र काफ़ी कम है, जो कि ब्लू चिप कंपनी है, जिसको मैं टच कर रहा हूँ निफ्टी 20 में। इसके माध्यम से टॉप 50 कंपनी में निफ्टी 20 अगर मैं ले लेता हूँ और मैं महीना में 5 दिन ले रहा हूँ एक एक, और स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं 5 दिन अगर एक एक ले रहा हूँ तो महीना का अगर वो 5 दिन के अलावा वो मान लीजिए मार्केट नीचे हो जाता है तो मैं उसे बढ़ा दूंगा, मतलब कि ज़्यादा लेने लगूंगा। इसके बाद अगर मैं निफ्टी 20 एक एक ले रहा हूँ तो मेरा और ज़्यादा स्टेबिलिटी जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट 50 के, मतलब कि टॉप 50 से लेकर 100 कंपनीज़ जो हैं उनमें निवेश करो, क्योंकि इसका रिटर्न जो है वो हमेशा इसकी तुलना में ज़्यादा रहेगा। तो रिटर्न की बेसिस पे मैंने इसे चुना है, लेकिन ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं। आप अगर जाके इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है लिस्टेड टॉप 50 से 100 में, नेक्स्ट 50 में, वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी की सारी ब्लू चिप्स कंपनी ही हैं, और इसका रिटर्न हमेशा जाइंट बन चुकी कंपनीज़ जो ये हैं इनसे ज़्यादा रहता है। इसके बाद थर्ड जो मैंने ETF चुना वो ये है कि अगर मैं अपना 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ किसी का पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा इंडिया में ही इन्वेस्टेड हो, और इंडिया में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि वॉर, जैसे कि चाइना ने अटैक कर दिया, जैसे कि कुछ भी हो जाए, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो मुझे थोड़ा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सिर्फ एक जगह जो है वो यहाँ पे बेस्ट होती है, वो है US। तो US के अगर मैं नैस्डैक में निवेश कर लेता हूँ तो मेरा आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाएगा, मैं ग्लोबली डाइवर्सिफाइड हो जाऊँगा। और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा तो आप चाहेंगे कि आपको निवेश के जितने भी प्रॉफिट्स बने हैं या आपका निवेश जो है वो सुरक्षित जगह पे सेव रहे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने कौन सा ETF चुना है वो मैं आपको बता दूं। अगला मैंने 3 ETF चुना है। 3 ETF कौन कौन से हैं? 3 ETF हैं मेरे, अल्फ़ा, स्मॉल कैप और मोमेंटम। अब ये तीनों क्यों मैंने चुना वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा 50 इंडेक्स पे बेस्ड है।
अल्फ़ा 50 इंडेक्स जो होता है वो निफ्टी की तुलना में हमें जो स्टॉक्स उसमें ट्रेड होते हैं, मतलब जो 50 स्टॉक्स हैं 1 से लेके टॉप 1 to 300 की जो कंपनीज होती है, उसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं उसमें से जिसने अल्फ़ा जनरेट किया है, मतलब निफ्टी के रिटर्न से ये अल्फ़ा मतलब उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसमें ये निवेश करता है। तो ये जो है हर 6 महीने में 6 मंथ में अपने अंदर के स्टॉक्स को ये चेंज कर लेता है, मतलब कि इसमें रोटेट हो जाता है। तो इसका रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप खोल करके एनएसई के वेबसाइट पे अल्फ़ा 50 इंडेक्स का लास्ट 25 ईयर्स का रिटर्न देख लीजिएगा। उसके बाद जो है मोमेंटम फंड मैंने एक चुना है, मोमेंटम फंड। मोमेंटम में भी कौन सा, मोमेंटम 50 किस पे बेस्ड है, मोमेंटम 50 बेस्ड है निफ्टी 500 की मोमेंटम 50 पे। आपने देखा होगा मैंने म्यूचुअल फंड ऑलरेडी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में तो कर ही रखा है। और आप देखेंगे अभी जो मैंने ETF चुना है उसमें मैंने मोमेंटम के मात्र 3 या 2 ETF रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके जो भी इसमें ETFs रहेंगे, सॉरी स्टॉक्स रहेंगे, उसका 40% ऑलरेडी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में भी रहेगा। मतलब कि दोनों में फंड ओवरलैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इसमें कम यूनिट्स रखे हैं। लेकिन इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ चूँकि मैं अपने आप को धीरे धीरे फॉर्मूले पे सौंप रहा हूँ। अगर मैं इंडेक्स में निवेश करता हूँ तो मैं फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। और तीसरा और सबसे लास्ट फंड जो है वो है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये स्मॉल कैप में तो भाई जाहिर सी बात है एक्टिव फंड मैनेजर जो हैं वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो स्मॉल कैप की जो 250 कंपनी है उसमें क्वालिटी और मोमेंटम, ये दोनों को लेकर अगर कोई इंडेक्स रिफ्लेक्ट बना हो और अगर आप उसमें निवेश करें और बिल्कुल 20 साल 30 साल के लिए आप इसमें निवेश करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेटर ऑन जब आप बाद में आगे बढ़ेंगे और जब आपका 20-30 साल का निवेश हो जाएगा तो ये एक्टिव फंड मैनेजर की तुलना में ये ज़्यादा हमें रिटर्न देगा। इसीलिए ये सब मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे कॉइन में जाके अगर मैं दिखाऊं पोर्टफोलियो नहीं एसआईपी में, तो मेरा सारा ही जो निवेश किया हुआ है वो एक्सिस आईसी कोटक निफ्टी मिड कैप 150, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मैंने सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। तो जब सारे ही एक्टिव फंड में निवेश कर रखा है तो वॉरेन बफे कहते थे, उन्होंने जब देखा कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में कभी भी S&P 500 के इंडेक्स में पैसा डालने वाले आदमियों को बीट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट में टाइमिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव फंड की। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो ये सही हो सकता है, जबकि जब एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हो, जैसे कि HDFC मिड कैप के जो फंड मैनेजर हैं वो आप देखेंगे 8-10 साल से वही फंड मैनेजर हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन क्या वो रिटायर नहीं होंगे? उनके बाद कोई नया फंड मैनेजर नहीं आएगा? फंड मैनेजर अगर आया बदला तो फिर जो उनका तरीका है, अभी वाले फंड मैनेजर का तरीका है, वो नए फंड मैनेजर हो सकता है उसके कुछ उलट सोचते हो। तो आपका जो पैसा है हो सकता है आपने तब तक 50 लाख 70 लाख 80 लाख फंड में डाल दिया, लेकिन आपका पैसा किसी दूसरे के चॉइस पर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है वो किसी पर्सनल बायस को लेके किसी स्टॉक के प्रति काफ़ी एग्रेसिव हो, चाहे वो स्टॉक गिर रहा हो। तो मैं क्या करूँगा कि धीरे धीरे मैं जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड है वहाँ से अपना पैसा निकाल कर जितने भी पैसिव ETFs हैं उस पे आ जाऊँगा। और ETFs ही क्यों? ETFs इसलिए क्योंकि ETFs का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। ये देखिए और ETFs काफ़ी अच्छे बढ़ते भी हैं। आप देखिएगा काइट में, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही मैंने इस प्रोफाइल से मैं ज़्यादा ETFs लेता नहीं हूँ, ज़्यादा स्टॉक्स खरीदता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए मैं काइट का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ दिन पहले 37,000 रुपये का ETFs लिया था, अल्फ़ा 185, ITBs 110, नेक्स्ट 50 के 85, निफ्टी बीज 64 और सिल्वर बीज 20। और ये अभी ऑलरेडी मुझे
5% का रिटर्न दे रहे हैं। तो बात क्या है कि लार्ज कैप आप रखिए अपने ETFs में स्टेबिलिटी के लिए, जैसे निफ्टी 50 का या ETF या सेंसेक्स का ETF। अल्फा इंडेक्स ETF रखिए जिसमें लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न का पोटेंशियल होता है। मोमेंटम ETF रखिए ताकि मार्केट के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स का मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकें, और वो फॉर्मूला बेस्ड हो, ना कि किसी के चॉइस के बेस्ड हो, किसी के बाइजनेस के बेस्ड हो। मॉन 100 ETF ये एक नैस्डैक 100 जैसे फंड का कॉपी है, ताकि हमारी पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल कैप 250 ETF जो है वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यू और मोमेंटम दोनों को कैप्चर करना। और मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को अभी कंटिन्यू रखूँगा। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे पर्सनल हिसाब किताब है। इंपॉर्टेंट बात, ETF का प्राइस हमेशा लो होता है, ETF का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड से तो सस्ता ही होता है। एग्जाम्पल के लिए एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हो सकता है 0.20% से 0.40%, लेकिन एक ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.05% से 0.15%, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आप ले सकते हैं और आपका पैसा कोई नहीं रख रहा है। लेकिन ETF में इन्वेस्ट करने से पहले आप जो भी आपका अपना पैमाना हो नापने का, आप लिक्विडिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्या होता है लिक्विडिटी? सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, अगर बायर्स और सेलर्स दोनों ही कम रहेंगे तो आपको अपना ETF बेचने में प्रॉब्लम आ सकती है या प्राइस गलत मिल सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी ETF चुनना जिसमें डेली काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा हो। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टिंग प्लान है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च खुद करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्वेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।